हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर 2 बार पूछा जा चुका है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी और हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, मैंने ये सारी चीज़ें जो है प्रीवियस वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग जाकर जो है वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग पैथोफिजियोलॉजी डील कर लिएगा कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, अब मैं जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी जो ग्लोमेरुलस होता है, यानी कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है, वहाँ पर जहाँ पर ब्लड फिल्टर होने का काम होता है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डैमेज हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है उनमें ड्यू टू एनी रीज़न, जिसके कारण वहाँ पर प्रोटीन प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है और बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारी जो साइन एंड सिम्टम्स है या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है। अब हम इसे पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू समझेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ड्यू टू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब जो ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन है उनके डैमेज हो जाने के कारण, मतलब किसी भी रीज़न से वो डैमेज हो सकती है। इंक्रीज्ड परमेबिलिटी टू प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, इनके लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिनके कारण जो प्रोटीन ग्लोमेरुलर की सेल्स से या फिर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाने थे वो भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन इन यूरिन प्रोटीन्यूरिया। और जो प्रोटीन को बॉडी से बाहर नहीं जाना था, प्लाज्मा से बाहर नहीं जाना था, वो प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन है मेनली एल्बुमिन यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, जिसके कारण यूरिन में जो है ज़्यादा प्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। और बॉडी में उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? डिक्रीज प्लाज्मा एल्बुमिन, हाइपो एल्बुमिनिया, जो एल्बुमिन का लेवल है प्लाज्मा में वो कम हो जाता है क्योंकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो चुका होता है, ठीक है। डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। अब ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो यहाँ पर एक जगह पे बना रहे, ये किसका काम होता है? एल्बुमिन प्रोटीन का। वो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखता है ताकि फ्लूइड ब्लड वेसल में बना रहे। लेकिन जब एल्बुमिन की ही शरीर में कमी हो जाती है तो जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो फ्लूइड है जो यहाँ पर अभी तक सीमित था वो ब्लड वेसल्स में नहीं रह पाता और वो ब्लड वेसल से जो उनके आसपास की इंट्रास्टिशियल स्पेस होती है उसमें लीक करने लगता है। फ्लूइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एडिमा, मतलब जो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर ब्लड जो है वो नॉर्मल वेसल्स में रहे तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो लीक करके ब्लड वेसल्स से बाहर जाएगा तो वो कहीं कहीं पर जाकर इकट्ठा होगा, जिसके कारण स्वेलिंग आएगी, एडिमा कॉज होने लगेगा, ठीक है। लिवर इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस एंड हाइपरलिपिडीमिया, और जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो क्या करेगा? हमारा जो लिवर है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, मतलब प्रोटीन को और ज़्यादा बनाएगा, और प्रोटीन के साथ साथ जो है लिपिड भी बनाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा। तो प्रोटीन तो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, लेकिन जो लिपिड है वो भी ज़्यादा बनेगा, तो वो बॉडी में ही रह जाएगा और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? बॉडी में प्रोटीन तो कम होता रहेगा लेकिन जो लिपिड का लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसे कौन सी कंडीशन कहते हैं? हाइपरलिपिडीमिया कहा जाता है जिसे, ठीक है। और जिसके बाद क्या होता है? सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि बॉडी में वेट गेन होना, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, स्वेलिंग वगैरह दिखना, ये सारी कंडीशन स्टार्ट होने लगती है। मेनली जो सिम्टम्स है वो आइज से शो होते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स है वो उसमें सबसे पहले आंखों में सूजन आती है, उसके बाद फीट वगैरह पे स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ओके।
तो जैसा कि हमने अभी देखा था पैथोफिजियोलॉजी में कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जा रहा था क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा था, ठीक है। अब फ्लूइड जो है बॉडी से ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो जिसके कारण क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एडिमा स्टार्ट अराउंड आइज फेस देन स्प्रेड टू एब्डोमेन, लेग्स एंड बॉडी। जब स्टार्ट कहाँ से होगा, आइज से, फेस से, और उसके बाद जो पूरी बॉडी है वहाँ पे स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। पफी फेस हो जाएगा स्पेशली इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जो पेशेंट है उसका फेस हमें पफी देखने के लिए मिलेगा, सूजा हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और जो यूरिन आउटपुट है वो भी काफ़ी कम हमें पेशेंट का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फोमी यूरिन ड्यू टू हाई प्रोटीन, और जो यूरिन है बच्चे की यूरिन में जो है प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होने के कारण हमें फोमी यानी कि झाग वाली यूरिन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, और पेशेंट का जो बच्चे का जो वेट है वो एकदम से बढ़ने लगेगा क्योंकि यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है, साथ ही साथ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का लेवल भी बढ़ रहा है, फ्लूइड भी जमा हो रहा है, जिसके कारण बच्चे का जो वेट है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फटीग एंड वीकनेस भी हमें देखने के लिए मिलेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा, क्योंकि स्टमक में भी कहीं ना कहीं फ्लूइड जमा हो जाएगा, वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स से बाहर जो है फ्लूइड निकल लगेगा, जिसके कारण बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी, साथ ही साथ बच्चा इरिटेट भी शो करेगा, ठीक है। पैलर यानी कि पेल स्किन भी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, 6 नंबर में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।